चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि लगातार हम तीसरे चरण की बात कर रहे हैं। देश में तीसरे चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। अहम है इन 11 राज्यों की ये 93 सीटें। चलिए दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, वैसे तो तीसरे चरण की 93 सीटें बेहद अहम है और हर राज्य में अलग अलग मुद्दे, अलग अलग स्थितियां हैं और स्ट्रैटेजी भी उसी हिसाब से जरूर यहाँ पर तय करती है पार्टियां। और ऐसे में पंकज जी, एक अहम सवाल जरूर रहेगा, अदिति हमारे साथ जुड़े उससे पहले, कि जब हम राज्यों की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश एक अहम राज्य, 10 सीटें, यहां से बीजेपी बढ़त में रही है, अच्छी खासी सीटें जीत कर आई, लगातार विधानसभा भी जीत रही है, लेकिन सपा फैक्टर इस बार कितना काम करेगा, वाई फैक्टर कितना काम करेगा यादव, क्योंकि यादव परिवार के ही 3 सदस्य मैदान में तीसरे चरण। देखिए, यूपी में समाजवादी पार्टी का कोर वोट माना जाता था पहले, वो मुस्लिम और यादव माना जाता था, मतलब एम-वाई समीकरण पे समाजवादी पार्टी उसमें चुनाव लड़ती थी। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में इसमें से जो यादव फैक्टर है उसमें कुछ कमजोर समाजवादी पार्टी दिखाई दी, मतलब कि यादव जो वोटर है वो थोड़ा मूल ओबीसी वोटर के साथ भाजपा की तरफ शिफ्ट दिखा गया, ऐसा ट्रेंड यूपी में दिखाई दिया। अब समाजवादी पार्टी ने फिर से अपना वो जो वोट बैंक है उसको अपनी तरफ खींचने के लिए वापस से स्ट्रेटेजी बनाई है और ज्यादातर सीटों पर जो यादव बहुल्य इलाके हैं वहां पर ऐसे मजबूत उम्मीदवार जो उन्हीं के परिवार से हैं उनको उतारने की उन्होंने कवायद करी है, जिससे इनका ये जो छिटका हुआ वोट बैंक है दोबारा से समाजवादी पार्टी की तरफ आ सके। वहीं जो दूसरा फैक्टर था समाजवादी पार्टी का था वो मुस्लिम वोटर। इसमें थोड़ी सी इस बार भी मुझे दिक्कत आती नजर आ रही है, क्योंकि बसपा के साथ जो समाजवादी पार्टी की वो ट्यूनिंग बैठ नहीं सकी है और बहुजन समाज पार्टी ने कई ऐसे मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं जहां पर मुस्लिम कैंडिडेटों को खड़ा किया है और वहां पर समाजवादी पार्टी के भी कैंडिडेट मुस्लिम हैं। कुल मिला के इस जो मुस्लिम वोट है इसमें कहीं ना कहीं डिवाइडेशन होता हुआ इन 10 सीटों पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो यादव मतदाता है उसके ऊपर पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी ने फोकस किया हुआ है। और जहां तक भाजपा की बात है इन सीटों को लेकर, तो सीधी सी बात है, बीजेपी, मोदी का नाम, योगी का शासन और उसके साथ राम मंदिर, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका सबसे ज्यादा असर अगर किसी स्टेट में दिखाई देगा तो उत्तर प्रदेश में ही दिखाई देने वाला है। बिल्कुल। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, लगातार हम सुबह से चर्चा तो कर रहे हैं 93 सीटों को लेकर राज्यवार भी, लेकिन मेरा आपसे सवाल कर्नाटक को लेकर रहेगा, क्योंकि उत्तर से दक्षिण मौजूद रही हैं आप, कई सीट पर जाकर एनालिसिस किया है, उसका जरूर मैं चाहूंगी कि बेनिफिट यहां पर भी मिले। कर्नाटक विधानसभा जीत दर्ज करती है कांग्रेस और उसके बाद उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन हाथ से जब कर्नाटक जैसा राज्य जाता है तो बीजेपी और सतर्क हो जाती है और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि विधानसभा का कहीं असर लोकसभा में तो नहीं पड़ेगा, विचार तो आता ही है। लेकिन ये 14 सीटें जो तीसरे चरण में वोटिंग हो रही है, दो पूर्व मुख्यमंत्री भी मैदान में हैं, ये 14 सीटें क्या कहती हैं, क्या वहां के लोगों की सोच है ग्राउंड पर अगर हम बात करें तो, और कितना पॉजिटिव ये रहने वाला है अगर बीजेपी के लिए ही बात कर ले? इससे आपने जी बहुत पानी, देखिए क्या है, देश में कर्नाटक जो राज्य है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है पॉलिटिकली। वैसे तो हम मानते ही हैं कि आईटी का बड़ा हब है, तमाम चीजें हैं, कर्नाटक उपजाऊ है। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, जो हम तीसरे उस पर जाना चाहते हैं, उसमें साउथ का बहुत रोल है, जिसमें कर्नाटक का अपने आप में रोल है, आईटी हब, सिलिकॉन वैली, तमाम चीजें कही जाती है। लेकिन अब हम वोटों की राजनीति में कर्नाटक का कितना बड़ा रोल है ये बात करते हैं। साउथ में कांग्रेस अपने आप को मजबूत मानती है और वो चाहती है कि विधानसभा जिसका आपने जिक्र किया उसमें कांग्रेस की सरकार आई है तो वो अच्छा प्रदर्शन करेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछले 2.5 सालों से, और खास तौर पे विधानसभा मिला ले तो पिछले 4-5 सालों से कर्नाटक में बेहद महत्वपूर्ण रोल निभा रही है, तैयारी कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि जो उसका स्ट्राइक रेट है 28 में से 25 का रहे या इनफैक्ट इजाफा भी हो। लेकिन अब ये चुनाव, इस बार की जो 14 सीटें हैं, ये रैप अप हो जाने वाला है कर्नाटक में। इस बार की जो 14 सीटें हैं वो है नॉर्थ कर्नाटक, यानी कि वो वाला कर्नाटक, बॉम्बे कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक, और जो साउथ कर्नाटक है वो अलग है। साउथ कर्नाटक है वोकालिग्गा और ये वाला जो कर्नाटक है वो लिंगायत बेल्ट है, जिसपे भारतीय जनता पार्टी की पकड़। तो अभी हम जातीय समीकरण पे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक मुद्दा है जो घर घर में है, कर्नाटक के भी और देश भर के भी, वो है जो हालिया में एक सेक्स सीडी जो बाहर निकली। अब उसका इस 14 सीटों पे क्या इम्पैक्ट है, ये बड़ा सवाल है। तो अगर जाति के हिसाब से देखा जाए तो नहीं है, क्योंकि
जिनकी सीडी बाहर आई है वो वोकालिगा है, और जो जेडीएस का इस नॉर्थ बेल्ट में कोई इम्पैक्ट नहीं, लेकिन मानक पटल पर पूरे कर्नाटक में इसका इम्पैक्ट है। तो एक ये चीज है जो भारतीय जनता पार्टी को आज की वोटिंग में इम्पैक्ट वैसे डाल सकती है, क्योंकि वोटों के लिहाज से वोकालिगा साउथ बेल्ट है जो हो चुका है। लेकिन अब यहाँ के इलाके की प्रॉब्लम क्या है? यहाँ की प्रॉब्लम यह है, यहाँ पर एक बड़ा इलाका है जो बाढ़ ग्रस्त है 2023 से, और अब लड़ाई ये है कि वहां के लोग किसान भी हैं, मर रहे हैं, अपने रोज की 200 रुपए की मजदूरी के लिए बैंगलोर शिफ्ट हो गए हैं गांव से आकर, क्योंकि गांव में तो लगातार सूखा पड़ रहा है, इसलिए खाने के भी वांदे हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस सरकार उनको ये कहती है कि केंद्र ने पैसा रिलीज नहीं किया है, और केंद्र कहती है कि हम सहयोग दे रहे हैं, राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। लेकिन उस इलाके में, इन 14 सीटों में वो इलाका आता है, उस इलाके का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आज वोटिंग परसेंटेज में आपको देखने को मिलेगा। अब दूसरी बात है लिंगायत वोट बैंक। येदियुरप्पा पे इस बार दारोमदार है। विधानसभा चुनाव में येदियुरप्पा बैक सीट पे थे, भारतीय जनता पार्टी ने बैक सीट पे रखा था, बीएल संतोष को आगे रखा था। लेकिन इस बार येदियुरप्पा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो अब येदियुरप्पा लिंगायत वोट बैंक की घर वापसी, वैसे तो बीजेपी के साथ ही है, लेकिन जो छिटक गया था, जिसकी वजह से विधानसभा में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए थे बीजेपी के, इस बार येदियुरप्पा उसको कितना अच्छे से कवर कर पाते हैं, वो इन 14 सीटों पर इम्पैक्ट होगा। तो अब 3 सवाल होते हैं। और उसके अलावा देखिए, जो अर्बन इलाका है वो राष्ट्रवाद, राम मंदिर, इसके अलावा देश की जो बात होती है, देश का जो नाम है विदेशों में, इन सबसे बहुत ज्यादा प्रभावित है ये यूथ है। लेकिन वहीं आप गांव में जाएंगे तो आपको वहां पर कांग्रेस पकड़ ज्यादा नजर आएगी। तो कर्नाटक एक ऐसा बहुत ही डिफरेंट और बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। उसकी वजह यह भी है कि एक तो 14 सीटें इस तीसरे फेज में, और तीसरा फेज वो है जहां पर 93 सीटों में से 71 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, और उस 71 सीटों पर स्ट्राइक रेट या इजाफा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इस तीसरे फेज में बहुत बेहतर करना होगा, जिसमें कर्नाटक की 14 सीटें आती हैं। कि वो लेकिन अदिति, ऐसे में अर्बन आबादी, ग्रामीण आबादी, दोनों की सोच अलग अलग है। तो क्या कर्नाटक में माने कि कांग्रेस लोकसभा में भी टक्कर दे रही है, या अभी भी प्लस में बीजेपी? क्योंकि विधानसभा, लोकसभा दोनों ही चुनाव को अलग अलग तरह से देखा भी जाता है और होते भी है। बिल्कुल। और अक्सर क्या होता है कि लोकसभा चुनाव में जनता बहुत स्मार्ट है, लोकसभा चुनाव में उसको देश का प्रधानमंत्री चुनना है, और विधानसभा चुनाव में उसको अपना मुख्यमंत्री, अपनी खुद की लोकल नेता, कैबिनेट चुननी होती है। और जब मैं विधानसभा चुनाव में गई थी तो वहां ये कहा जा रहा था, और हमें जमीन पे बदलाव नजर आ रहा था, वहां ये कहा जा रहा था, उस पर हिजाब पे राजनीति हुई, हनुमान बजरंगबली पे राजनीति हुई, तमाम मुद्दों पर कर्नाटक में राजनीति गरमाई थी। लेकिन जमीन पर ये कहा गया था कि विधानसभा चुनाव है, हमें लोकसभा में मोदी को चुनना है, तो हम उसके बिटवीन द लाइंस पकड़ पाए थे। लेकिन इस बार प्रॉब्लम ये हो रही है, एक तरफ तो है देश का चुनाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम और उनकी इमेज, लेकिन दूसरी तरफ इस बार जातीय वोटिंग बहुत हावी हो रही है। और ना सिर्फ कर्नाटक, पूरे देश में, आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, आप कहीं पे भी, आप कहीं बिहार ले लीजिए, यहाँ पर, या कर्नाटक ले लीजिए, गोवा ले लीजिए, जहां पर राष्ट्रवाद और एक नेशनल मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, गोवा तक में जातीय मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर जातीय मुद्दों पर चुनाव होता है तो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन अपने आप को पावरफुल मान रही है। थोड़ी देर पहले मैं उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल आपकी चर्चा में सुन रही थी, तो उत्तर प्रदेश में जैसे मैनपुरी कहा जाता है कि सपा का गढ़ है। क्यों गढ़ है? इसलिए गढ़ है क्योंकि वहां पर 4.5 लाख यादव वोट, 3.5 लाख शाक्य वोट है। और वहीं ब्राह्मण की बात करें या दूसरे जो लोधी वोट की बात करें, वो 1.5 लाख है। तो सपा का गढ़ इसलिए है क्योंकि उसको लगता है पूरा का पूरा यादव आएगा, और वहीं 60,000 मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम आ जाएगा, शाक्य भी आ जाएंगे क्योंकि शाक्य उम्मीदवार उसने आसपास उतारे हैं। तो जब वोट इतना बड़ा है तो वो मान रही है, ठीक वैसे ही जैसे आज गांधीनगर में चुनाव, गांधीनगर वो सीट है जो दशकों तक 89 से भारतीय जनता पार्टी के पास रही है। ये मैं एग्जाम्पल कर्नाटक के लिहाज से इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कैसे इस बार राष्ट्र मुद्दों के ऊपर जाति हावी होती नजर आ रही है। तो अब आप अगर बात करें गांधीनगर की, ये कहा जा रहा है कि 10 लाख की जीत होगी।
जबकि पिछली बार 5.5 लाख से जीत हुई थी, सब 8.9 लाख वोट आए थे अमित शाह जी को। इस बार देखिए वहां पर सबसे ज्यादा क्या है, एक तो 10% मुस्लिम है, लेकिन इसके अलावा वहां पर पटेल है और वहां पर दूसरे जो जाति है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वहीं अगर 21 लाख वोटर हैं तो 10-11 लाख वोटर महिलाएं हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है महिलाओं का एक मुश्त वोट उनके पास आएगा, इसीलिए कांग्रेस ने वहां पे सोनल पटेल को उतार दिया जिससे वो महिलाओं का वोट खींच सके। तो हर जगह इंडिया गठबंधन ने और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी आप देखिए, ये इस बार का पूरा चुनाव जो पोल थीम है उसके लिए कोई एक बड़ा मुद्दा है ही नहीं, हर फेज में मुद्दे बदल गए। देखिए लेकिन शुरुआती तौर पे अदिति बात सब मुद्दों को लेकर करते हैं, जरूरतों को लेकर करते हैं, विकास को लेकर करते हैं, लेकिन बढ़ते आगे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने हुए। योगेश जी, इससे पहले भी हम जब चर्चा कर रहे थे आपसे सवाल था और आपने 93 सीटों को लेकर जिक्र यहां पर किया था। उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि 10 सीटें और जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिम यादव फैक्टर है, लेकिन खास ये 10 सीटों में 3 सीटें इसलिए भी हो जाती हैं कि ये यादव परिवार से हैं। सपा के लिए कितनी मुश्किल या मान रहे थे आप टक्कर वाली सीट ये रहेगी या फिर आसान रहेगी? डिंपल यादव हो, अक्षय यादव हो? देखिए श्वेता, यहाँ पर कहा जा सकता है कन्नौज से खुद अखिलेश यादव चुनावी समर में उतरे हैं, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरा मुलायम सिंह यादव का, शिवपाल यादव का, रामगोपाल यादव का, ये पूरा परिवार कितनी सीरियसली गंभीरता के साथ इस चुनाव को ले रहे हैं। तो सेफई की पट्टी हो, मैनपुरी का इलाका जहाँ मैनपुरी से डिंपल लड़ रही हैं, कन्नौज का इलाका, और इस पूरे इलाके पर आज़ादी के बाद जब समाजवादी पार्टी या लोहियावादियों ने अपना राजनीति शुरू की, तो तब से यहाँ पर कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी का वरदस्त रहा इस इलाके के अंदर। और बीजेपी ने बीते लोकसभा चुनाव में यहाँ कहा जा सकता है एक मजबूत चुनौती यहाँ पर इस इलाके में अखिलेश यादव को दी थी। और ख़ासतौर से मथुरा की बात कर रहे थे, मथुरा से जब हम कानपुर की तरफ चलते हैं तो पूरी जो पट्टी है ये अपने आप में बेहद अहम पट्टी है, और इसको लेकर अभी भी सपा यहाँ पर मजबूत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बार के चुनाव के अंदर यहाँ पर कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से उनको मिल रही है। और इस इलाके में बीएसपी का ग्राफ नीचे है, मथुरा तक बीएसपी मजबूत है। मथुरा के अंदर कहा जा सकता है बीएसपी और बीजेपी में टक्कर नज़र आती है, वहाँ के लोग बताते हैं। लेकिन उससे आगे जब सेफई, इटावा, मैनपुरी और बढ़ते हैं हम कन्नौज, तो इस इलाके में सपा और उनके काउंटर में भारतीय जनता पार्टी है, दोनों को भी सीधा मुकाबला। और ये बात सही है, यहाँ पर योगी फैक्टर, योगी का शासन, लेकिन साथ ही यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है। लेकिन यहाँ के लोगों की शिकायत भी रही है कि पुलिस राज भी यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है। यहाँ पर सरकारी जो तंत्र है उसने अपना एक अलग शिकंजा कसा है। तो ये जो इंस्पेक्टर राज है उसको लेकर यहाँ लोग परेशान दिखाई दिए हैं। तो वो किस तरह से वोट डालते हैं अलग बात है, लेकिन ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर जो यहाँ पर इस इलाके में लगता था कि पहले रात को महिलाएं नहीं निकल सकती थी, यहाँ चोरी चकारी हाईवे पर बहुत होती थी, उस पर लगाम लगी है। और इससे पहले जब श्वेता कर्नाटक की बात हो रही थी, बहुत विस्तार के साथ यहाँ अदिति ने विश्लेषण किया था, तो कर्नाटक की जो गोवा की और कर्नाटक की जो पट्टी है उस पट्टी में संघ का बहुत प्रभाव रहा है। आपको ध्यान ही होगा कि संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले वो इसी पट्टी से आते हैं, और ये एक तरह से कहा जाए माइनस पॉइंट भी है कांग्रेस पार्टी के लिए इस इलाके के अंदर। लेकिन जो ये लिंगायत वोट थे जो पिछले विधानसभा चुनाव में छिटक गए थे, और दूसरी ओर वोकालिगा और कोरबा वोट जो कर्नाटक का सेकंड और थर्ड नंबर का बड़ा वोटर है, वो कांग्रेस के साथ जुड़ा था। इसका कारण भी है सिद्धारमैया और डी के शिव कुमार, दोनों वोकालिगा है डी के शिव कुमार और कोरबा है सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने और डी के शिव कुमार उनके सारथी या सेनापति की भूमिका में है। तो कहा जाता है इस बेल्ट के अंदर इस बार कांग्रेस ने भी और चतुराई के साथ टिकट बांटे हैं, जिससे बीजेपी को दिक्कत खड़ी करें। तो जो कहा जा सकता है गोवा से छुटा हुआ कर्नाटका का इलाका है, जहाँ कोंकणी भाषी कर्नाटकी रहते हैं या मराठी भाषी कर्नाटक के लोग रहते हैं, वहाँ पर बीजेपी को पहले की तरह इस बार भी उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। और फिर भी सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ पर जेडीयू के साथ अलायंस बीजेपी ने किया है, वो मैसूर की पट्टी में ज़्यादा बड़ा अलायंस है, इस इलाके में नहीं है। लेकिन जो इस बार जेडीयू के नेताओं और आपको ध्यान ही है इतना बड़ा स्कैंडल जो सामने आया था सेक्स टेप को लेकर, या तमाम जो एक कहा जा सकता है कि आरोप जिस तरह
देवेगौड़ा और उनके परिवार पर लगे थे, वो इस वक्त कर्नाटक की राजनीति में छाया हुआ है। और इसकी उम्मीद शायद बीजेपी ने नहीं की होगी कि आने वाले समय में अगर इस तरह के आरोप लगेंगे। अगर बीजेपी को ऐसा पता होता तो शायद वो जेडीएस के साथ अलायंस नहीं करते। लेकिन अब जब यहाँ पर अलायंस हो चुका है तो कांग्रेस इसी बात को मुद्दा बना रही है। और डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया की जोड़ी ये चाहती है कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस बेहतर परफॉर्मेंस करे। यहाँ रोकने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी को, बीते जो लोकसभा चुनाव में जो फिगर था उससे रोकने की कोशिश है। तो ये कहा जाता है यूपी की राजनीति के बारे में आप भी भली भांति जानती कि किस तरह यूपी का मिजाज है। तो कर्नाटक और यूपी के अंदर बहुत फर्क हो जाता है। और गंगा से लेकर और कावेरी तक की नदियों की राजनीति किस तरह उबाल लेती है, किस तरह वहाँ की सियासत पनपती है। और ये अपने आप में पूरी जो सीटें हैं जिन पर आज वोट डाले जा रहे हैं, इन सीटों के ऊपर मतदान प्रतिशत का समीकरणों को भी हम एक साथ नहीं समझा सकता। हर इलाके का, हर राज्य का अलग मतदान का परसेंटेज है। अभी जैसे मैं परसेंटेज देख रहा था तो वेस्ट बंगाल में ठीक जा रहा था, मध्य प्रदेश में ठीक जा रहा था, लेकिन बाकी अन्य राज्यों के अंदर कमोबेश वैसे मतदान प्रतिशत नहीं था। बिल्कुल, और इसमें गोवा की महाराष्ट्र बात में तो करें बहुत ही गोवा कम, में 6%। क्षेत्रीय पार्टियों का भी अपना रोल रहता है, वो भी अपने आप। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया योगेश जी इस पर चर्चा